तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करें कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन जिनके बीच का डिफरेंस ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जैसे लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, जज, मजिस्ट्रेट, ये सब वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं। सबको लगता है शायद लॉयर और एडवोकेट एक ही होता होगा, मजिस्ट्रेट और जज एक ही होता होगा, लेकिन इन सब के बीच में काफी डिफरेंस होता है। आज हम इन्हीं डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर यानी वकील की। जब भी कोई इंसान वकालत की पढ़ाई करता है, 3 साल का LLB का कोर्स हो या फिर 5 साल का, तो उसे वकील कहा जाता है, लॉयर कहा जाता है। सिर्फ LLB की डिग्री होने से ही आप लॉयर या वकील बन जाते हैं, लेकिन वकील बनने से, लॉयर बनने से आपको किसी को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का हक नहीं मिलता। आप सिर्फ एक लॉयर बनते हैं, आपके पास डिग्री होती है वकालत की। और एग्जैक्टली लॉयर की तरह ही सेम होता है बैरिस्टर भी। अगर आप लॉ की पढ़ाई LLB इंडिया से करते हैं तो आपको कहा जाता है लॉयर, लेकिन वहीं अगर आप ये लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से करते हैं तो आपको कहा जाता है बैरिस्टर। और कोई डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में। दोनों ही सिर्फ डिग्री होल्ड करते हैं लॉ की, और दोनों को ही किसी को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का अधिकार नहीं होता। तो फिर केस लड़ने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको LLB की पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जब आप लॉयर बन जाते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम देना होता है, जिसको पास करने के बाद आप बन जाते हैं एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता। अब आपको अधिकार मिलता है कि आप किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ये कोर्ट में किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर्स को लाइसेंस देता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दूसरी किसी चीज का लाइसेंस होता है, उसी तरीके से एक लॉयर को एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके लाइसेंस लेना होता है, जिसके बाद वो एडवोकेट या अधिवक्ता बन जाता है और किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है एक लॉयर और एडवोकेट में, वो होता है केस लड़ने का अधिकार। कोई भी इंसान अगर लॉ की डिग्री लेता है तो वो लॉयर बन जाता है, लेकिन जब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना लाइसेंस नहीं ले लेता, तब तक उसे किसी को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का, कोई केस लड़ने का अधिकार नहीं मिलता। अब ये तो हो गया लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस। एडवोकेट भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिन्होंने बस बार काउंसिल का एग्जाम पास किया है, अभी अभी एडवोकेट बने हैं, वो तो जनरली एडवोकेट ही हो गए। इसके बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट्स, और उसके बाद आते हैं AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब समझते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब बात की जाए सीनियर एडवोकेट की, तो ये होता है नेक्स्ट स्टेप एडवोकेट का, और सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात की जाए सीनियर एडवोकेट के क्राइटेरियाज की, तो वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली एटलीस्ट 45 ईयर्स की एज उनकी होनी चाहिए, और एज एन एडवोकेट उन्होंने 20 ईयर्स तक प्रैक्टिस की होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल होते हैं सीनियर एडवोकेट बनने के लिए। जरूरी नहीं कि सब लोग बन जाएंगे। सीनियर एडवोकेट अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं और पहचानना चाहते हैं कि इन सब में सीनियर एडवोकेट कौन है, तो जो एडवोकेट का गाउन होता है उसके ऊपर अगर फ्लैप्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो एक सीनियर एडवोकेट है, ये उनकी पहचान होती है। इसके बाद बात की जाए AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, तो ये बेसिकली काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नॉर्मल एडवोकेट जाके पिटीशन या कोई केस फाइल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है तो उसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत होती है। अब बेसिकली देश में अलग अलग जगह पे बहुत सारे कोर्ट होते हैं। सिटी लेवल पे भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अब अगर किसी भी एडवोकेट को वहां पे केस डालने का अधिकार मिल जाएगा तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। इसीलिए अपॉइंट किए जाते हैं AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिनको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पूरी तरह से पता होता है, और इन्हीं को अधिकार होता है कि ये किसी भी तरीके का कोई भी केस, वकालतनामा, पिटीशन, एफिडेविट, कुछ भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सके। किसी नॉर्मल एडवोकेट को यह अधिकार नहीं होता। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ AOR ही सब कुछ करते हैं।
केस में अगर जिरह करने की बात की जाए तो वो कोई दूसरा एडवोकेट भी कर सकता है, केस को ड्राफ्ट करने की बात की जाए वो कोई दूसरा एडवोकेट कर सकता है। लेकिन जब वो ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगा, जब पिटीशन लगाई जाएगी, जब भी कोई केस फाइल किया जाएगा, तो उसे फाइल करने के लिए एओआर की जरूरत होती है, क्योंकि एओआर सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स को, प्रोसेस को जानते हैं। जब तक वो उस चीज को चेक नहीं कर लेते, साइन नहीं कर देते, एक तरीके से अटेस्ट नहीं कर देते, तब तक वो डॉक्यूमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं होता। जिरह कोई भी कर सकता है, ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है। अब बात की जाए कि एओआर बनते कैसे हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एओआर एग्जाम देना होता है और उसकी अपनी कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं। सब लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए किसी भी एडवोकेट को एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, जिनमें से 4 साल तो वो खुद की पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन 1 साल उसको किसी एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर एज ए ट्रेनी काम करना होता है। तो अगर आपके पास 4 साल की प्रैक्टिस और 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट फॉर एन एओआर है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के एओआर एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। उसे पास करने के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट के एओआर बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, उसे मैं क्लियर कर दूं कि जो असिस्टेंट के तौर पे काम करना होता है 1 साल एज एन एओआर, उसके लिए आप किसी ऐसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही सेलेक्ट कर सकते हैं जो खुद 10 साल से एओआर हो। ऐसा नहीं कि आज आपका कोई दोस्त एओआर बन गया और आप उसके साथ लग गए 1 साल तक और आप अगले साल अप्लाई कर दोगे, नहीं। जिसके साथ आप एज एन असिस्टेंट वर्क करते हो 1 साल के लिए, उसे 10 साल का एओआर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, जिनको अपॉइंट किया जाता है किसी भी स्टेट के गवर्नर के द्वारा। बेसिकली एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो किसी स्टेट के एडवोकेट के तौर पे काम करते हैं। मतलब किसी स्टेट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई केस हो रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है कहीं पे एज एन एडवोकेट, तो वो एडवोकेट जनरल करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है या फिर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वो एडवोकेट जनरल पूरी करते हैं। इसीलिए इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। अब बात की जाए अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी की, तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जिस तरीके से एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करते थे स्टेट गवर्नमेंट को, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर भारत सरकार को कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है कोर्ट में, तो उसे अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो एडवोकेट जनरल से पूछते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी की एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो अटॉर्नी जनरल से संपर्क करते हैं। सारे लीगल मैटर्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें अटॉर्नी जनरल कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। यही मैं बता देना चाहता हूं, सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी, ये एक तरह से अटॉर्नी जनरल के सहायक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। तो अभी तक हमने बात की उनके बारे में जो किसी भी केस को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे किसी इंडिविजुअल की तरफ से। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जो उस केस को सुनते हैं या फिर उसके ऊपर फैसला सुनाते हैं, यानी जज या फिर मजिस्ट्रेट। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये डिपेंड करता है कि आप बात कर रहे हैं लोअर कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, और आप बात कर रहे हैं सिविल केस की या फिर क्रिमिनल केस की। अब एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी केस जो किसी कोर्ट में दाखिल किया जाता है वो सिर्फ 2 टाइप का ही हो सकता है, या तो वो एक सिविल केस होगा या फिर क्रिमिनल केस। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूं तो सिविल केसेस वो होते हैं जिसमें आप किसी तरीके के कॉम्पनसेशन की, अधिकार की, पैसे की मांग कर रहे होते हैं। आपकी दुकान है कोई, आपने किराए पे दी थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया और अब आप उस दुकान को खाली करके कब्जा लेना चाहते हैं, जितने समय तक वो रहा उसका कॉम्पनसेशन चाहते हैं, किराया चाहते हैं, तो ये केस जाएगा सिविल कोर्ट में। लेकिन वहीं अगर आप अपनी दुकान पे कब्जा करने के लिए उसको कोई सजा दिलवाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, तो वो केस जाएगा क्रिमिनल कोर्ट में। सिविल केसेस को दीवानी मुकदमे भी कहा जाता है और क्रिमिनल केसेस को फौजदारी मुकदमे। अब अगर बात की जाए कि आप निचली अदालत में कोई केस दाखिल कर रहे हैं और वो एक सिविल केस है, आप किसी तरीके के कॉम्पनसेशन का, कब्जे का केस डाल रहे हैं, तो उसकी सुनवाई जो करते हैं वो करते हैं सिविल जज, यानी कि व्यवहार न्यायाधीश।
लेकिन अगर आपने किसी को सजा दिलवाने के लिए, दंड दिलवाने के लिए कोई केस किया है निचली अदालत में, तो उसकी सुनवाई जो करते हैं वो करते हैं मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी। तो सिंपल सी बात है, सिविल जज जो होते हैं वो कॉम्पनसेशन के केसेस देखते हैं, पोजेशन के केसेस देखते हैं, और जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं जिनमें सजा का प्रावधान हो, जिसमें किसी को जेल भेजना हो या कोई सजा देनी हो। सो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। सिविल जज आपके सिविल केसेस को सुनते हैं, कॉम्पनसेशन के लिए, किसी तरीके के पोजेशन के लिए, ऐसे किसी केसेस को सुनते हैं, और क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो किसी भी केस में दंड देते हैं या सजा देते हैं। ये हो गई निचली अदालत की बात। लेकिन अगर बात की जाए जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो यहां पे आपके सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस अलग अलग कोर्ट में तो सुने जाते हैं। जैसे सिविल केस जो है वो आपका सुना जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जो क्रिमिनल केस है वो सुना जाएगा सेशंस कोर्ट में। इसीलिए आप कई जगह देखते होंगे लिखा हुआ है जिला एवं सत्र न्यायालय, तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के केसेस अलग अलग जगह पे सुने जाते हैं। लेकिन जो इन्हें सुनते हैं, जो इसमें फैसला सुनाते हैं, उन्हें जज ही कहा जाता है। तो अलग अलग केसेस के लिए क्योंकि अलग अलग कोर्ट बने हैं, जैसे जिला न्यायालय बना है तो वहां पे जो बैठ रहे हैं उन्हें कहा जाएगा जिला न्यायाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, और जो सेशंस कोर्ट बने हुए हैं उनमें बैठे हुए जज को कहा जाएगा सेशन जज या फिर सत्र न्यायाधीश। लेकिन वो दोनों के दोनों जज ही कहलाते हैं। तो जो निचली अदालत होती है, लोअर कोर्ट होता है, वहां पे होते हैं जज और मजिस्ट्रेट। लेकिन जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, जिला न्यायालय पे आते हैं, दोनों ही जज होते हैं, बस डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस जज हो जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप बढ़ रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे जो फैसला सुनाते हैं उन्हें कहा जाता है जस्टिस। आपने सुना होगा जस्टिस यानी न्यायमूर्ति। तो वहां पे कोई अलग अलग सिस्टम नहीं होता, उन्हें सिर्फ जस्टिस या न्यायमूर्ति ही कहा जाता है। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि किसी भी कोर्ट में वकील से लेकर जज तक कितने टाइप के होते हैं, क्या उनकी बेसिक डेफिनेशन होती है। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।